रेडी। साथियों नमस्कार, एचआर न्यूज नेटवर्क और एफडीएन न्यूज 24 पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि कल देर शाम हमने देखा, भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी जो उम्मीदवारों की पहली सूची है 67 सीटों पर, जी हां, जारी कर दी है। और पहली सूची जारी होते ही शायद इस बात का अंदाजा खुद जो भाजपा हाईकमान है, चाहे वो केंद्रीय सरकार है या राज्य सरकार, उसको भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं को लेकर जो अंदरूनी घमासान है वो मच जाएगा। जी हाँ, तो आज इसी विशेष मुद्दे पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित विशेष मेहमान हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं और एफडीएन संपादक देव आजाद सिंह जी जुड़े हुए हैं। तो आज इन तमाम विषयों पर और खासकर हिसार लोकसभा की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उन पर चर्चा का हमारा जो है वो मुख्य रूप से फोकस रहेगा। तो देव सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और सभी दर्शकों को नमस्कार मेरी तरफ से। हाँ जी सर। जिस तरह से हम शुरुआत करेंगे हिसार विधानसभा सीट पर, आज हमने देखा जिस तरह से जिंदल हाउस पर सावित्री जिंदल के जितने भी समर्थक हैं इकट्ठा हुए, दूसरी तरफ जो बीजेपी के डिप्टी या यूं कहें कि वाइस प्रेसिडेंट तरुण जैन जी, उन्होंने भी एक पीसी के माध्यम से जितने भी उनके पास जिम्मेवारियां थी खुद को अलग कर लिया और पार्टी की जो प्राथमिक सदस्यता है उससे इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का कहीं न कहीं उन्होंने भी मन बनाया है। तो क्या मानते हैं, जिस तरह से ये भाजपा की अंदरूनी कलह जैसे ही पहली सूची जारी हुई है, सामने आई है, इसको आप कैसे देखते हैं? जब से ये सूची आई है, जो लिस्ट आई है, उसके बाद जो है आप देख ही रहे हैं, कल से इस्तीफा देने वालों की लाइन सी लग गई है। हिसार विधानसभा नहीं है, कई जगह पर उकलाना हो या फिर कई जगह पे जहां पर बड़े बड़े जो कद्दावर नेता है उन्होंने बीजेपी को अलविदा कहा है और नाराजगी साफ तौर पे आप देख सकते हैं। लेकिन हिसार विधानसभा में पब्लिक को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, लोगों की निगाहें कहीं और थी लेकिन निशाना कहीं और लग गया। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि कमल गुप्ता जी को, मतलब जिंदल हाउस आपने देखा होगा, आप सुबह गए थे तो वहाँ आपने देखा कि काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और जैसा कि सुनने में आ रहा कि इलेक्शन लड़ने के लिए बोला है कि चाहे निर्दलीय लड़ना पड़े लेकिन इलेक्शन लड़ेंगे और जो भी है जनता पे छोड़ दिया। तरुण जैन जी ने घोषणा कर दिया कि मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा और साफ तौर पे एक चैलेंज के रूप में बोल दिया है कि जो टिकट मिला है, जो बीजेपी ने जो हिसार विधानसभा का जो टिकट दिया है, बिल्कुल गलत निर्णय है और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। जी, जिस तरह से उन्होंने पीसी में जो डॉक्टर कमल गुप्ता जी हैं जिन्हें दूसरी बार टिकट मिला है, पार्टी के अंदर रहते हुए उन्होंने शायद कभी इस तरह के गंभीर आरोप नहीं लगाए होंगे जितना उन्होंने आज, यानी टिकट उनकी फाइनल होने के बाद जिस तरह से आज हमने देखा, वहां पर उन्होंने कहा कि सिर्फ हवाई बातें कमल गुप्ता जी 10 साल मतलब 5 साल करते रहे और विकास के नाम पर उन्होंने हिसार में कुछ नहीं किया। तो क्या लगता है, ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है या हकीकत भी इसके पीछे कुछ हो सकती है? नहीं, एक्चुअली में जहाँ तक सवाल इनका, जैसे तरुण जैन का है, जिंदल का है, जिंदल और तरुण जैन ये मान के चलें कि एक टिकटार्थी की जो दौड़ थी उसमें अव्वल थे और गुप्ता जी भी थे, लेकिन गुप्ता जी का कार्यकाल 2 बार हो चुका है। लोग ये सोच रहे थे कि अपने आप ही बोल देंगे भाई मैं तो इस बार इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन इन्होंने तो अभी जैसे देखने में टिकट ही ले ली, कैसे ली है क्या। और खास बात है जो बीजेपी के जो टिकट जो वितरण करते हैं उन्होंने क्या सोच के टिकट दिया, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि तीसरी बार फिर टिकट दे दिया है। जबकि एक सर्वे के अनुसार, जो हमारा जो सर्वे है वो ये है कि बड़ा टफ, वो बोलते ना बड़ी कठिन है डगर पनघट की, बड़ी कठिन डगर हो गई हिसार विधानसभा खास करके। जी, तो जिस तरह से गौतम सरदाना जी का भी नाम सुनने में आ रहा था, इसके अलावा और भी कई ऐसे मतलब उम्मीदवार थे जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद उनकी झोली में टिकट जा सकता है, लेकिन पार्टी ने मतलब क्या सोचकर डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट दिया होगा, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? सबसे बड़ी तो प्रश्न तो यही उठ रहा है, सबसे बड़ा ऐसा क्या हो गया कि मतलब टिकट मिल गया तीसरी बार भी, जबकि कोई खास अचीवमेंट इतना लग नहीं रहा था। क्योंकि खास करके 2-3 चीजें छोड़ दी जाए, एक तो हवाई अड्डे की बात आती है तो उसमें कमल गुप्ता का योगदान है, दूसरा जहां पर ये जो बस स्टैंड वगैरह की शिफ्टिंग का था और कुछ चीजें थी उनको लेकर। लेकिन जैसे ही शहर के अंदर आप जाते हो, जो सीवरेज व्यवस्था है और जो सफाई व्यवस्था है और जो कूड़ा डालने वाला सिस्टम है उस तरह, और खास करके जो नगर निगम की जो सिस्टम आईडी वगैरह है उसको लेके बहुत ही नाराजगी है लोगों में। और हिसार
बीजेपी के लिए एक सेफ सीट मानी जाती है कि ये तो हिसार तो अपने आप ही, लेकिन इस बार जैसा रुझान जो आ रहे हैं बहुत ही और मुश्किल होने वाला है। और वही आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर मैं भी नहीं दे पा रहा, क्योंकि पता नहीं लग रहा कि टिकट कैसे मिल गई है ये, क्योंकि सब और ये था कि अगर सावित्री जिंदल को अगर टिकट मिलती है तो एक तरफा जीत निश्चित बता रहे थे लोग। और सेफ सीट मेरे ख्याल से इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ ज्यादातर पंजाबी वोट बैंक हिसार शहर के अंदर यदि हम बात करें तो उसका आपने जी मतलब डोमिनेट एक तरीके से करता है। आपने सरदाना जी का जिक्र किया तो लग रहा था कि कमल गुप्ता की जगह अगर सरदाना जी को भी मिल जाते तो शायद इतना विरोध नहीं होता, इतना विरोध भी नहीं होता और टिकट लोग वोट जरूर देते। लेकिन यहाँ पर अभी जैसे मेरी आम नागरिकों से जिनसे भी बात हो रही है और जो अन्य चीजें हैं देखने में रहा यार उसको टिकट मिल गया, तीसरी बार मिल गया, क्योंकि लोगों के घरों में अभी भी जो रोड वगैरह है वहां पर पानी अभी भी खड़ा है और वो उसको जोड़ के देख रहे हैं, उनसे कमल गुप्ता से जोड़ रहे हैं सीधा सीधा कि ये कमल गुप्ता जी की वजह से जो चीजें हो रही है, जो सीवरेज वगैरह का सिस्टम है उससे जो मुश्किलें हैं वो बिल्कुल इस तरह की बातें। अभी थोड़ी देर पहले आजाद नगर पे कुछ लोग रोड जाम किए हुए बैठे थे, वहां जल भराव को लेकर कोई मुद्दा उठा हुआ है, तो उन्होंने भी कहा कि भाजपा अब सिर्फ जात पात की राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है। और अब जिक्र करते हैं नलवा सीट का। नलवा सीट पर पहले रणबीर सिंह गंगवा जी थे और जिस तरह से जो सर्वे रिपोर्ट आई होगी पार्टी के जो अंदरूनी सर्वे होते हैं उसमें शायद कहीं ना कहीं नलवा से रणबीर सिंह गंगवा थोड़े से पिछड़ रहे थे, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको मतलब पार्टी ने जानबूझकर बरवाला की तरफ शिफ्ट किया है। अब ऐसे में नंबर आ जाता है रणधीर पनिहार का, और रणधीर पनिहार का टिकट लेकर आने में काफी योगदान कुलदीप बिश्नोई को जाता है। ये बात उन्होंने खुद आज अपने सुबह एक इंटरव्यू में स्वीकार की है। तो कैसे समीकरण देखने को मिल सकता है? समीकरण में सबसे पहले तो मैं जो पुरानी फिल्म का एक गाना बता देता हूं कि इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना खबर मेरे यार की। जो कांग्रेस का जो टिकट वितरण है वो इस पे प्रभाव डालेगा। अब देखना ये है कि कांग्रेस किसको टिकट देती है, नलवा से, हिसार से, और मैच उसके बाद पता लगेगा कितना रोमांचक है और कितना एक तरफा जीतने वाले हैं। सबसे नाम गिनाए, लेकिन मुझे लगता है कि 10-12 कैंडिडेट है, श्रवण कुमार है, जीत है, और भी बहुत से जो सोच रहे हैं कि हमारे को मिल जाएगी। लेकिन ये भविष्य के गर्भ में जी का नाम भी आता है। संपत सिंह तो बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, उनको तो सबसे ऊपर देखा। हाँ, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उनका इतना चल नहीं रहा जितना चलना चाहिए था। लेकिन चलो वो तो आज कल में क्लियर होने वाला कि किसको टिकट मिलेगी जी। बाकी कंपटीशन है, बहुत ही टाइट है। बाकी वो जो टिकट वितरण करने वाले हैं कांग्रेस के, उन पे निर्भर कर रहा कि वो क्या चीज देख के टिकट वितरण करेंगे जी। और इसमें जो आमतौर पे एक चीज होती है कि गुट जो है, शैलजा गुट और हुड्डा गुट का ज्यादातर चलता रहता है, तो किस गुट की ज्यादा चलेगी तो आप समझ सकते हैं कि कौन किसका है, उस पर डिपेंड करेगी। बिल्कुल। अब थोड़ा सा रुक कर लेते हैं हास्य की तरफ। विनोद भयाना जी पीछे जो आचार संहिता लगने के शायद उसी दिन ही या उससे 1-2 दिन पहले ही बोरेली थी, और शायद उसी दिन ही थी जिस दिन नायब सिंह सैनी को हांसी आना था। और बड़े ही भावुक स्वर में उन्होंने उस दिन कहा कि हांसी को जिला बनाने की उनकी इच्छा थी, और हांसी के जो लोग हैं वो भी ये चाहते थे कि उनके कार्यकाल में हांसी जिला बने। और नायब सिंह सैनी शायद उस रैली में घोषणा कर भी सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी वो वहाँ रह गई, क्योंकि उससे ठीक उसी दिन आचार संहिता लग जाने की वजह से वो काम सिरे नहीं चढ़ पाया। अब एक बार फिर पार्टी ने विनोद जी को अवसर दिया है, तो क्या लगता है लोग उन पर विश्वास करेंगे, या फिर वहाँ का भी जो राजनीतिक माहौल है वो कांग्रेस के मतलब टिकटार्थी पर डिपेंड करेगा?
नहीं, उस पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन विनोद भैणा के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि जो बगावत आप हिसार में देख रहे हैं उतनी इतना बड़े स्तर पे, उतना हांसी में नहीं है, प्लस पॉइंट है भैणा के लिए। और उससे कुछ वोट बैंक, उसका पर्सनल वोट बैंक भी है, वो भी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। दूसरा, टिकट कांग्रेस किसको देती है वो देखना पड़ेगा जी। इसके बाद में अब थोड़ा सा रुख करते हैं उकलाना की तरफ। जो अभी जेजेपी से विधायक थे वहां पर अनूप धानक जी जस्ट 3-4 दिन पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिया और भाजपा में शामिल हुए, और आते ही उनको पार्टी ने मतलब ऐसा लगा कि शायद उनके आने का इंतजार हो रहा था कि आइए साहब वो टिकट ले जाइए। अब मामला वहां भी अटक कर खड़ा रह गया है। आशा खेदड़ जी भी वहां से शायद चुनाव की तैयारी कर रहे थे, और एक और नाम शायद वहां से सीमा गेबीपुर, ऐसा कुछ भी रात सुनने में आया कि उन्होंने तो शायद रात पार्टी को अलविदा भी कह दिया। तो क्या ये जो दूसरे दलों से जो नेता जिन्होंने हाल ही में पार्टी में ज्वाइन की और उनको पार्टी की तरफ से, भाजपा की तरफ से टिकट मिल जाना, अब कहीं ना कहीं जो पिछले 3-4 सालों से जो वर्कर या जो कार्यकर्ता नेता लोग जो जमीनी स्तर पर जो मेहनत कर रहे हैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी? ऐसे में मतलब जो नतीजे भाजपा चाहती है उस संदर्भ में नतीजे देखने को मिल सकते हैं? जो हिसार के अंदर जितनी भी विधानसभाएं आती है उनमें सबसे जो ज़्यादा विरोध जो हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो विरोध हो रहा है खास करके उकलाना और हिसार में हो रहा है। उकलाना के भी कई कद्दावर नेता है, उन्होंने बीजेपी को अलविदा कहा है। और जहां तक अनूप धानक की बात है, अनूप धानक का वैसे भी उकलाना में विरोध है जी। तो अब वही बात फिर घूम फिर के आ जाती है कि टिकट किसको देगी कांग्रेस, क्या होगा, उस पर भी बड़ा डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ बता दूं कि मैं कह सकता हूं कि जो अनूप धानक है इतने मजबूत कैंडिडेट नहीं है। अगर कांग्रेस कोई अच्छा कैंडिडेट उनकी टक्कर में उतारते हैं तो फिर मुकाबला एक तरफा भी हो सकता है। ये जो पहली लिस्ट आई है बीजेपी की, अब शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ी सी अपडेट है, जो वो कांग्रेस की लिस्ट भी हो सकती है। जो टिकटार्थी उतारे हैं भाजपा ने, उनको देखकर शायद कहीं कुछ थोड़ा बहुत चेंज भी जो कांग्रेस की जो संभावित लिस्ट है उसमें भी देखने को मिल सकता है। इंतजार इसी का हो रहा है, इसीलिए जो कांग्रेस से पहले अपनी सीटें डिक्लेयर नहीं कर रही, उनके मन में भी यही है कि एक बार बीजेपी का देख लें। जैसे क्योंकि जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उन्होंने वही रणनीति अपनाई थी जो अभी अपना रहे हैं, वेट एंड वॉच जी। और ये चीज़ें बिल्कुल है जी। और जहाँ तक 1-2 जो बीजेपी के बड़े नेता है, हो सकता है इस दौरान कांग्रेस में भी शामिल हो जाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी जी। बीच में थोड़ा सा हमने जिक्र किया था बरवाड़ा का, हालांकि वो ज़्यादा हम उस पर चर्चा नहीं कर पाए। रणबीर सिंह गंगवा अब वहाँ से चुनावी मैदान में है भाजपा की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से आप किसको मानते हैं? रामनिवास घोडेला या फिर कोई और? नरेश सेलवाल भी शायद, नरेश सेलवाल तो शायद उकलाना से है, उकलाना से। तो बरवाला में कौन मतलब रणबीर गंगवा को जो चुनावी टक्कर है वो दे सकता है? इस बार इलेक्शन की सबसे बड़ी खूबसूरत बात यही है कि कोई कह नहीं सकता कि किसको टिकट मिलेगी, और खुद जो कैंडिडेट है वो भी नहीं कह पा रहे कि हमें टिकट मिलेगी। जैसे हमारी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो बोला भाई साहब रुक जाओ, थोड़ा इंतजार कर लो, पहले टिकट का पता लग जाए कि टिकट किसको मिल रही है, उसके बाद ही कोई, ये सस्पेंस है। और कौन टिकट किस तरह मिलेगी किसी को कुछ नहीं पता है, टिकट मिलने के बाद ही हो पाएगा। और जहाँ तक आपने बरवाला हल्के की बात की, तो जो रणवीर सिंह गंगवा आमतौर पे नलवा हल्के से लड़ते थे, बाहरी है बरवाड़ा के लिए, लेकिन इनका एक्सपीरियंस तो है इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि पुराने जो राजनीतिज्ञ रहे हैं और एक एक्सपीरियंस है, टीम भी है इनके पास। लेकिन बरवाला इतना आसान नहीं है, बरवाला में इनको विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। जैसे आपको पता होगा महंत दर्शन गिरी जी ने अभी अभी बीजेपी से अपने सभी त्याग पत्र दे दिया सभी पदों से, और सचिव वगैरह भी रहे, शायद कोई पद पे भी थे वो, और उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ने का, इनके मतलब टक्कर में इलेक्शन लड़ने की घोषणा की है। तो वो भी कहीं ना कहीं अंदर खाते एक तरह से रणबीर सिंह गंगवा का मतलब विरोध ही वो कर रहे हैं। शायद चुनाव तो वो लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इशारा है वो कुछ हो रही है उनका। हाँ, कुछ लेटर भी सामने आए हैं जिनमें जो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, जो बरवाला हल्के से ताल्लुक रखते हैं, कार्यकर्ता है, उन्होंने बीजेपी के जो सीनियर जो हाईकमान वगैरह को लेटर लिखे हैं कि इनको टिकट यहाँ से नहीं देना चाहिए था जी। अब थोड़ा सा जिक्र करेंगे यहाँ पर आदमपुर विधानसभा सीट की, जो कहीं ना कहीं हिसार की सबसे जो हॉट सीट हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि 50 से भी अधिक वर्ष का समय हो चुका है और वहाँ पर एक ही परिवार, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में रहा हो, हमेशा जीतता आया है। हालांकि बाई इलेक्शन में जो जीत का अंतर है वो कम रहा। उसके बाद में लोकसभा चुनाव की यदि हम बात करें तो वहाँ से जयप्रकाश जेपी करीब 6300 वोटों से मतलब लीड लेकर के निकले, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कांग्रेसियों के मन में एक कॉन्फिडेंस जरूर बना हुआ है। लेकिन अब वहाँ भी अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली स्थिति बनती है। भव्य बिश्नोई चुनाव मैदान में है। अब कांग्रेस के लिए वहाँ
थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है टिकटा मतलब प्रत्याशी की खोजबीन करना, क्योंकि जो मेन वजह है, जहाँ पर मेन फोकस है, वो कहीं ना कहीं बिश्नोई वोट बैंक पर है। करीब 27,000 मतदाता आदमपुर में बिश्नोई समाज के माने जाते हैं। अब उनमें से कितने ज़्यादा वोटर्स को जो कांग्रेस का कैंडिडेट होगा वो अपनी तरफ मतलब अट्रैक्ट कर पाएगा, ये बात ज़्यादा मैटर करेगी। अब ऐसे में वहाँ भी नाम तो कई सारे हैं, आशीष कुकी गोदारा है, भूपेंद्र कासनिया है जो 20 वर्षों से शायद कांग्रेस पार्टी में है, और प्रदीप रमेश गोदारा है, प्रदीप बेनीवाल जी का भी नाम आता है, मतलब और भी इसके अलावा सुखबीर डूडी हैं, कई सारे क्या वहाँ तो लिस्ट भी मतलब 40 से अधिक 42 कैंडिडेट हैं वो उन्होंने जो टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है। लेकिन अब अंदर खाते जो सुनने में आ रहा है कि शायद हो सकता है पार्टी इनको टिकट ना दे करके किसी बाहरी को शायद चुनाव मैदान में उतार सकती है। तो वहाँ लेकिन क्या लगता है? आदमपुर हल्के के लिए एक थोड़ी बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि वहां पर जो बीजेपी का और खास करके कहें तो कुलदीप बिश्नोई का वोट बैंक है जी, आप उसको नकार नहीं सकते उसमें, और एक मजबूत स्थिति है उनकी जी। कांग्रेस का अगर कोई भी बड़े से बड़ा या हम कहें कि मजबूत से मजबूत कैंडिडेट भी आता है तो वो इस स्थिति में है कि वो टक्कर मतलब रहेगी, बहुत फाइट रहेगी। लेकिन जहां तक अभी तक के समीकरण है कि इतना कि भव्य बिश्नोई हार जाए उस सीट से, वो लगता नहीं है, ऐसा कुछ वहाँ नजर नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ सबसे सेफ सीट मुझे जो लगती है अभी की फिलहाल वो आदमपुर है जी। शुरुआत में जो डॉक्टर संजय जौहर है उनको भी एक मतलब अच्छे नेता के तौर पर वहाँ देखा जा रहा था, और ऐसी चर्चाएं लोगों के बीच में चल रही थी कि शायद वो या फिर प्रदीप बेनीवाल, इन दोनों में से कोई एक भाजपा को टक्कर दे सकता है। लेकिन अब जिस तरह से अंदरूनी जो सूचनाएं आ रही है, जो करीबी सूत्रों से जानकारी मिल रही है, शायद दोनों में से, बाकी तो देखो किस्मत का खेल है, कब किसकी किस्मत चमक जाए, कब किसका सिक्का चल जाए वो तो समय ही बताएगा। लेकिन मुझे लगता है शायद किसी बाहरी पर पार्टी भरोसा करने वाली है। हो सकता कुछ भी, देखो पार्टी जो है अभी आपने सुनने में आया होगा कि कुछ खिलाड़ियों को भी टिकट दे रही है, जैसे अभी बजरंग पुनिया है और जो ओलंपिक में गए थे एक दो, उनको टिकट देने का। और हो सकता है कि पार्टी की नज़र में अगर उनको लगता है कि आदमपुर से कोई जीत सकता, हो सकता, मैं इस पे ये नहीं कह सकता कि नहीं देगी, हो सकता दे। जी थोड़ा सा रुक करेंगे सिरसा लोकसभा की तरफ, जो फतेहाबाद सीट है, रतिया सीट है और टोहाना सीट है। उससे पहले थोड़ा सा बीच में बरवाला पर वापस लौट कर आना चाहेंगे। जेजेपी से जो यहाँ के विधायक थे जोगीराम जी सिहाग, बड़ी उम्मीद लेकर शायद पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी, लेकिन टिकट उन्हें भी नहीं मिला। हाँ, वो गाना ना, बड़ी देर से हम लाइन में लगे थे, हजूर आते आते बड़ी देर कर दी, तो बड़ी देर हो गई है। लेकिन अब उनका रुख क्या रहेगा वो देखना है कि अब क्या वो बीजेपी में रहेंगे या जाएंगे, क्या है, या समर्थन करेंगे कैंडिडेट। लाइन में तो देवेंद्र बबली भी हमें थोड़े दिन पहले कांग्रेस की लाइन में लगे हुए दिखाई दिए, लेकिन वहां शायद ना हो जाने के बाद उन्होंने तुरंत लाइन चेंज कर ली और आते ही उन्हें गिफ्ट बैग मिल भी गया। हाँ बिल्कुल, राम कुमार गौतम हो, देवेंद्र बबली हो, ये 2-3 नेता ऐसे थे जिनको बीजेपी ने टिकट दिया है और ये सोच के दिया है कि ये जीतेंगे, इसलिए मतलब। लेकिन हो सकता जोगीराम पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा होगा, या फिर रणवीर गंगवा एक कदावर नेता है, उनको टिकट देना भी जरूरी हो गया था, तो कई इस तरह की चीजें। तो अब नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु पर पार्टी ने भरोसा जताया है, और उससे पहले राम कुमार गौतम थे जेजेपी की तरफ से, उनको सफीदों से टिकट मिला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जहां से प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते थे वहां से पार्टी ने उन्हें नहीं उतारा। हाँ, टिकट जरूर मिला है, ये जरूर उनके जो ख्वाब थे वो पूरे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर्मन में वो एक जो कुंठा है वो शायद रह ही गई। एक बीजेपी ने जो वोटिंग का, ये जो टिकटों का जो किया है, वितरण किया है, एक जातीय समीकरण देखते हुए कि कहाँ किसका वोट बैंक ज़्यादा है, किसका वोट बैंक कम है, उस तरीके से इन्होंने जो किया है, क्योंकि साफ तौर पे देखा गया है जो जातिगत समीकरण बिठाए गए हैं और इसी हिसाब से हर जाति को उसी उसके हिसाब से इन्होंने दिया है। जैसे सफेदों की बात की जाए या फिर देवेंद्र बबली की बात किया जाए, तो इन्होंने सोचा उसमें जो देखा है बीजेपी ने। जी, फतेहाबाद की जो सीट है उस पर एक बार फिर दुड़ाराम आ रहे क्या हैं, आ ही चुके हैं, मतलब नाम उनका घोषित हो चुका है। तो अंदर खाते वहाँ से जब लोगों से बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि दुड़ाराम जरूर जो है वो इस बार जीत भी सकते हैं। इसके पीछे वजह क्या है वो मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने लोगों के मतलब पब्लिक वे में भी, और अगर कोई मतलब निजी प्रॉब्लम भी अगर कोई उनके पास लेकर आया, जनता दरबार भी वो समय समय पर लगाते रहे, तो कहीं ना कहीं उनका जो काम करने का जो तरीका है उससे लोग सेटिस्फाइड हैं, और ज़रूर लोग जो है वो
पार्टी के नाम पर भी और उनकी अपनी जो छवि है जो हल्के में उन्होंने बना रखी है उसके नाम पर उन्हें जरूर जो है वो जनता वहां से जिताकर भेज सकती है। नहीं, उसमें एक कारण और भी है, जो कुलदीप बिश्नोई है जी उसका साथ है दुड़ाराम जी जी। को, और जो बिश्नोई वोट बैंक है वहाँ का वो भी साथ है दुड़ाराम के। बड़े बड़े गांव हैं वो उस हल्के में आते हैं। हाँ, तो ये प्लस पॉइंट है कि जो कुलदीप बिश्नोई खुद चाहेंगे कि दुड़ाराम जी जीते, और बीजेपी का प्लस पॉइंट उनको मिल रहा है। बाकी सबसे बड़ी बात वही आ जाती है कि कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा टक्कर में, जी। सबसे बड़ी बात अब ये इंतजार इसी बात का है हाँ। कि पहली सूची कब आ रही है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है जैसे ही कांग्रेस की टिकटें अनाउंस होगी, टिकटें बटेगी, और उसके बाद फिर पता लग जाएगा किस में कितना दम जी और कौन बनेगा सिंघम। कौन बनेगा सिंघम। बिल्कुल। चलिए आखिरी सवाल मैं यहाँ पूछना चाहूंगा। 10 साल 9.5 साल अब तो खैर 10 साल होने ही वाले हैं, आचार संहिता भी लग चुकी है। पूरा जो कार्यकाल है भाजपा का आप किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है कि जनता विकास के नाम पर वोट करने जाएगी या फिर वही जो जातिवाद है उसी में उलझ कर रह जाएगी। नहीं जी, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब पहचानती है पब्लिक है। देखो, कुछ काम अच्छे होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं, तो चलता रहता है। कोई भी सरकार हो, कोई जरूरी नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी, किसी को परफेक्ट नहीं है, और इससे मैं कह भी सकता हूँ कोई परफेक्ट हुआ भी नहीं है। गलतियां सबसे होती हैं, सुधार सब करते हैं। आगे क्या होगा वो किसी को नहीं पता, आगे कौन क्या करेगा ये भी किसी को नहीं पता, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये भी वक्त बताएगा कि पब्लिक किसको वोट देगी, कैसे कैंडिडेट को वोट देगी, ये तो हम और आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खाली चर्चा कर सकते हैं, ये तो वक्त पे छोड़ देते हैं इसको। चलिए, तमाम दर्शक लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप उनसे कहना चाहेंगे? मैं एक चीज़ इससे पहले जो वीडियो आप समाप्त करें उससे पहले एक चीज़ जरूर कहूँगा, खास करके हिसार विधानसभा को लेकर। हिसार विधानसभा में लोगों को हकीकत में उम्मीद नहीं थी कि इस तरह हो जाए, क्योंकि जिससे भी बात होती थी सब बोलते थे कि सावित्री जिंदल को टिकट मिलेगी, तरुण जैन को मिलेगी या फिर सरदाना जी को मिलेगी। लेकिन ये जो अपना कमल गुप्ता जी मंत्री जी को जो मिली है, इससे निराश है लोग, और निराश है लोग। और ये मैं कह सकता हूँ कि ये जीती हुई सीट, सेफ सीट जो बीजेपी के लिए थी, ये एक मुकाबले में आ गई है जी। और क्या होगा ये आगे वक्त बताएगा। वो तो और ये भी निर्भर करेगा कि सावित्री जिंदल इलेक्शन लड़ती है नहीं लड़ती जी। तरुण जैन ने जैसा बोल दिया कि इलेक्शन लड़ेंगे जी। और राजीव सरदाना का जो है उनका भी इलेक्शन का, तो क्या ये एक पहेली बन गया है जो हिसार का सीट है, और इस पे क्या पार्टी कुछ सोचेगी या देखते हैं वक्त जरूर। जो जिला मतलब स्तरीय जो कमेटी है या जो टीम है वो इस पर जरूर आत्ममंथन जरूर करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि नहीं, इसमें ये समझ में नहीं आ रहा क्या जो जिला स्तरीय टीम है उसकी चली है या नहीं चली, ये भी नहीं पता ना। इन्होंने अगर कोई फीडबैक दिया है या नहीं दिया वो भी नहीं पता, तो ये तो अब ऊपर वाला जाने क्या हुआ क्या नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा, किस वक्त बताएगा। और बाकी ये है कि अभी भी बता देता हूँ कि कमल गुप्ता जो बोल रहे हैं कि बिल्कुल फाइट से बाहर है, ऐसा भी नहीं है जी। कुछ बीजेपी का अपना वोट बैंक है जिनकी मजबूरी है, वो ना चाहते हुए भी वोटिंग करेंगे, वोट देंगे बीजेपी को। वो चाहेंगे कमल गुप्ता की जगह अगर कोई और होता तो थोड़ा, अभी जैसे मेरी बात हो रही थी एक बंदे से, तो उसने बोला कि अगर कमल गुप्ता की जगह कुछ दूसरा होता तो मैं खुशी खुशी वोट देता, लेकिन अब तो दूंगा या ना दूंगा एक मतलब उदास मन हो गया। जैसा भी है, चाहे वो कमल गुप्ता के नाम पर दे चाहे वो राष्ट्रवाद के नाम पर, हाँ, वोट देंगे लोग, वोट देंगे, मतलब वोट देंगे, लेकिन कितने देंगे ये है। और एक ने तो बोल दिया कि अगर सावित्री जिंदल निर्दलीय लड़ती है तो मैं उसको वोट दूंगा जी। ये चीज है। चलिए, तो संदेश तो यही है कि इस बार का सबसे अच्छा बात यह है कि समय बहुत कम है जी। पहले होता था 2 महीने लग गए, 1.5 महीने पर चर्चा चलती थी, चर्चाएं चलती थी, लोग सोचते थे क्या होगा क्या हो नहीं होगा। लेकिन इस बार तो बिल्कुल 5 को है और उसके बाद 2-3 दिन बाद रिजल्ट, तो जो भी है आपके सामने होगा। बोलते हैं ना नाई के बाल सामने आ जाएंगे, थोड़े दिन बाद सामने आ जाएगा कौन क्या करेगा। वो एक कहावत और भी है, बोले मुंह और थाप का थोड़ा ही बिचा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो है ना, गाना भी बता देता हूँ कि आ देखे जरा किसमें कितना है दम, मिलके रखे कदम ओ साथिया। तो मिलके कदम रखेंगे, कौन मिलके रखेंगे, क्योंकि कईयों का गठबंधन भी हुआ है और आप और कांग्रेस का गठबंधन का भी बातचीत चल रहा है, चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि गठबंधन भी हो जाए और उसमें फिर कईयों की टिकट कटेगी और कईयों में बटेगी, क्योंकि जो आपके भी कई जो तैयारी कर रहे हैं हो सकता है उनको भी झटका लगे। और क्या ये बगावत जो हो रही है बीजेपी में, कांग्रेस और इनमें भी देखने को मिलेगी, ये भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ये सिर्फ बीजेपी में हो रहा है, ये देखना पड़ेगा, ये देखते तो वहां भी शायद ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है।
कुछ भी हो सकता क्योंकि है। बीजेपी जिसे एक अनुशासित पार्टी के तौर पर जाना जाता है और ऐसी उम्मीद की जाती है नेताओं से कि वो पार्टी का जो उच्च स्तरीय जो संगठन है वो उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन जब भाजपा जैसी पार्टी में ही इतना मतलब विद्रोह हो रहा है तो कांग्रेस में तो पहले ही अलग अलग गुट बने हुए हैं, तो वहां तो मुझे लगता है ये और भी स्वाभाविक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हो सकता, देखते हैं, समय पे छोड़ देते हैं इन चीजों को। ऊपर का जो पार्टी का सिस्टम है, जो मतलब संगठन है, वो जरूर इस बात को शायद ध्यान में रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, समय पे छोड़ देते हैं ये चीजें, क्या होगा। लेकिन फिलहाल समय एक चीज का जरूर है कि हिसार विधानसभा में बगावत जो बीजेपी में हो रही है उस पे पार्टी को सोचना पड़ेगा जी, कहीं ना कहीं मतलब विचार जरूर करेगी। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, और सभी दर्शकों ने इतना समय दिया उनके लिए सभी का धन्यवाद जी। तो साथियों, ये भी आपने देखा हमारे साथ FDN न्यूज़ 24 से फौजी देव सिंह आजाद जी हमारे बड़े भाई भी हैं, और तमाम जो हिसार लोकसभा की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं इन पर हमने मतलब विस्तार पूर्वक चर्चा करने का प्रयास किया है। अब आगे क्या कुछ होगा वो तो तभी मतलब पता चल पाएगा जब कांग्रेस की पहली लिस्ट आएगी। तमाम जो चर्चा हुई है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। दीजिए हम दोनों को आज्ञा, फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।